5, 4, 3, 2. नमस्कार मित्रों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो है वाच्य। ये वाच्य टॉपिक अंग्रेजी में वॉइस कहलाता है। अंग्रेजी में वॉइस, ये वाच्य क्रिया का मिलता जुलता रूप है। क्रिया में हमने दो प्रकार की क्रिया की थी, अकर्मक और सकर्मक। वैसा ही वाच्य इन क्रियाओं पर ही आधारित है। तो वाच्य का वैसे तो शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, बोलने का विषय या फिर बोलने योग्य, या फिर बोलने योग्य। वाच्य के शाब्दिक अर्थ में क्या निकल कर आया? बोलने का विषय या फिर बोलने योग्य। लेकिन व्याकरणिक अर्थ जो है वो है क्रिया का रूप। व्याकरणिक अर्थ क्या निकला? क्रिया का रूप। ध्यान दीजिए, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय या फिर बोलने योग्य। लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है क्रिया का रूप, जिसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी क्रिया का रूप ही मानती है। यानी व्याकरण की दृष्टि से और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार वाच्य का शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है क्रिया का रूप। और ऐसे वाच्य का शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है बोलने का विषय या फिर बोलने योग्य। परिभाषा इसकी क्या होती है? परिभाषा देखिए, क्रिया में बहुत बात वही आएगी जो हमें बात कर रहे हैं। जैसे वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप कर्ता, कर्म या फिर भाव। कर्ता, कर्म या फिर भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है? रिपीट कर रहा हूं, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का जो रूप है वो कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है, इसका बोध कराने वाले कारकों को वाच्य कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वाच्य क्या है? तो देखिए, वाक्य में प्रयुक्त, वाच्य नहीं बोल रहा, वाक्य बोल रहा हूं। तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का जो रूप है वो कर्ता के अनुसार बदल रहा है, कर्म के अनुसार बदल रहा है या फिर भाव के अनुसार बदल रहा है, इसका बोध कराने वाले कारकों को या कारक चिन्हों को वाच्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है। मतलब इसमें तीन बातें निकल कर आई है, एक तो कर्ता, दूसरा कर्म और तीसरा भाव। तो वाक्य देखिए कैसे इसके रूप निकल कर आते हैं, कैसे इसके वाक्य में अंतर आता है, परिवर्तन आता है। जैसे राम सो रहा है, राम सो रहा है, राम सो रहा है, यहां पर अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। अब वाक्य में जो क्रिया का रूप निकल कर आएगा वो कर्ता के अनुसार निकल कर आएगा या फिर कर्म के अनुसार निकल कर आएगा या फिर भाव के अनुसार निकल कर आएगा। देखिए, राम सो रहा है, राम कर्ता हो गया, रहा है क्रिया हो गई। अब राम एक वचन है, पुल्लिंग है, एक वचन पुल्लिंग, तो यहां पर क्रिया भी एक वचन के रूप में ही आ रही है और पुल्लिंग के रूप में आ रही है। रही है, नहीं आया, रहा है। तो जैसा कर्ता वैसी ही क्रिया। तो वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार बदल रहा है या फिर कर्म के अनुसार बदल रहा है, इसका जो बोध कराने वाले रूप हैं या कारक चिन्ह हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके वाच्य कहलाएंगे। तो यहां कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है,
जैसे यहां पर दूसरा शब्द लिख दिया जाए, वाक्य लिख दिया जाए, बच्चे सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं। अब यहां पर बच्चे हैं, बहुवचन है, पुल्लिंग है, तो यहां पर क्रिया का रूप भी निकल कर आया बहुवचन और पुल्लिंग। यहां पर यदि लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियां सो रही है, लड़कियां सो रही हैं, तो यहां पर लड़कियां स्त्रीलिंग आ गया, बहुवचन आ गया, तो यहां पर क्रिया का जो रूप आएगा वह भी स्त्रीलिंग और बहुवचन के रूप में आया है। दूसरा सेंटेंस देखिए, मां खाना बना रही है, मां खाना बना रही हैं, या मां खाना बना रही है। अब मां खाना बना रही है या मां के द्वारा, यहां पर एक चीज और देख लीजिए, मां के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, सेंटेंस हमने परिवर्तन कर दिया है, मां के द्वारा खाना बनाया जा रहा है। अब मां के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, अब यहां पर मां जो है वो करता है, लेकिन करता स्त्रीलिंग के रूप में आया, किसके रूप में आया, स्त्रीलिंग के रूप में, लेकिन यहां पर क्रिया का जो रूप निकल कर आया है वो पुल्लिंग आया है, एक वचन आया है, पुल्लिंग आया है और एक वचन आया है। ध्यान दीजिए, बच्चों ने चाय पी, बच्चों ने चाय पी, यहां पर बच्चे बहुवचन आया, बच्चों ने, बच्चियों ने नहीं, बच्चों ने चाय पी है, तो यहां पर पुल्लिंग आया और बहुवचन आया, ठीक है। साथ में चाय पी, यहां पर क्रिया का जो रूप निकल कर आया, वो कर्म का जो रूप निकल कर आया वो स्त्रीलिंग है, वो क्या है, स्त्रीलिंग है, और यहां पर भी स्त्रीलिंग ही आया है, दोनों रूपों में। मां के द्वारा खाना बनाया गया, मां पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है, तो यहां पर पुल्लिंग आ रहा है, खाना यहां पर क्या आया है, पुल्लिंग आया है, मां स्त्रीलिंग, लेकिन कर्म और क्रिया दोनों पुल्लिंग आया, एक वचन आया। यहां पर बच्चे जो आए हैं वो पुल्लिंग हैं, बहुवचन के रूप में है, लेकिन फिर कर्म देखिए, कर्म स्त्रीलिंग है और क्रिया भी क्या है, स्त्रीलिंग है। इसका मतलब ध्यान दीजिए, जो क्रिया का रूप है वो कर्ता के कभी कभी लिंग वचन पर आधारित होते हैं, कर्ता के लिंग वचन पर आधारित होते हैं, तो कभी कर्म के आधार पर होते हैं, यानी कभी लिंग वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तित होते हैं, तो कभी कर्म के अनुसार लिंग वचन परिवर्तित होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, कभी वाक्य में जो क्रिया का रूप होता है वो कर्ता के अनुसार आया या कर्म के अनुसार आया या फिर भाव के अनुसार आया। भाव का मतलब हमारी विशेषता, हमारे गुण, हमारे काम करने का नजरिया। तो कर्ता के अनुसार आया, कर्म के अनुसार आया, भाव के अनुसार आया। इसका बोध कराने वाले जो कारक चिन्ह हैं, उन कारक चिन्हों को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अब वाच्य हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वाच्य होते हैं? तो पहला देखिए, पहला है कर्तृवाच्य। पहला कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य। दूसरा कर्मवाच्य। तीसरा है भाववाच्य। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य को एक्टिव वॉइस ACTIVE एक्टिव वॉइस, इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ठीक है। इसको कहते हैं इम्पर्सनल। इम्पर्सनल वॉइस। 3 वाच्य हो गए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब पहला अपना टॉपिक आएगा कर्तृवाच्य।
तीन टॉपिक अपने समझने हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब सबसे पहला जो अपना टॉपिक आएगा वो आता है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का मतलब कर्ता, कर्तृवाच्य का मतलब जो कार्य कर्ता के द्वारा किया जाता है और जो वाक्य में क्रिया का जो रूप निकल कर आएगा वो कर्ता के अनुसार ही आएगा। तो परिभाषा क्या बनेगी कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, वहां कर्तृवाच्य होता है। अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के ऊपर आधारित होते हैं या कर्ता से ही निर्धारित किए जाते हैं, वहां पर कर्तृवाच्य होता है। रिपीट कर रहा हूं, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप या क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है और क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं, वहां पर कर्तृवाच्य होता है। मतलब कर्ता इंपॉर्टेंट है और क्रिया का जो रूप निकल कर आएगा वो कर्ता के अनुसार ही आएगा। अब वाक्य इससे कैसे बनेंगे? जैसे राम सो रहा है, राम सो रहा है, हमने बात की है कि क्रिया का जो रूप निकल कर आएगा वो किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। तो कर्ता यहां पर राम है, कर्ता यहां पर राम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, ठीक है। तो यहां क्रिया का रूप भी देख लीजिए, पुल्लिंग आया है और एक वचन। अब राम के स्थान पर यदि हम किसी स्त्री का नाम लिख दें सीता, तो सीता सो रही है, सीता सो रही है। सीता स्त्रीलिंग है, सीता स्त्रीलिंग है तो इसकी क्रिया भी क्या रहेगी? स्त्रीलिंग ही आए। सीता एक वचन है तो क्रिया भी क्या है? एक वचन है। दूसरा देखिए, बच्चियां या लड़कियां लिख दीजिए, लड़कियां सो रही हैं। यहां लड़कियां स्त्रीलिंग हैं, बहुवचन है तो यहां पर क्रिया भी देख लीजिए, रही हैं, स्त्रीलिंग आया और यहां पर बिंदी लगी है, अनुस्वार लगा है, इसका मतलब बहुवचन के रूप में ही आया। ये तो रही अपनी बात अकर्मक क्रिया की। कौन सी क्रिया की? अकर्मक क्रिया की। लेकिन ऐसी बात यदि हम सकर्मक क्रिया की करें तो सकर्मक क्रिया में भी कर्ता ही इंपॉर्टेंट रहेगा, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का रूप निकल करके आएगा। कैसे? राम खाना बना रहा है, राम खाना बना रहा है, राम कर्ता हुआ, राम क्या हुआ? कर्ता, खाना कर्म हुआ और बनाना और रहना क्रिया हुई है। तो यहां कर्ता यदि पुल्लिंग है तो क्रिया भी यहां पर है पुल्लिंग ही आएगी। कर्ता यहां पर एक वचन है तो यहां क्रिया भी एक वचन में ही आएगी। तो राम एक वचन, कर्ता हो गया, पुल्लिंग हो गया, तो क्रिया का रूप देखिए, बना रहा है, बननी या बना रही है नहीं आया है। मतलब यहां पर क्रिया का जो रूप निकल कर आएगा वो कर्ता के अनुसार ही निकल कर आएगा, ठीक है। अब यहां पर सीता को यूज कर लीजिए, सीता खाना बना रही है, सीता खाना बना रही है, तो यहां सीता स्त्रीलिंग तो क्रिया भी स्त्रीलिंग। तो वाक्य में क्रिया का जो रूप निकल कर आया है वो कर्ता के अनुसार आया है और क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध, मुख्य संबंध किससे रहेगा? कर्ता से रहेगा। इसमें दो क्रिया होती है, एक तो अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। दूसरी कौन सी क्रिया है? सकर्मक। यानी क्रिया कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है, दोनों प्रकार की क्रिया, एक अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया, दोनों की दोनों कर्तृवाच्य में होती है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही क्रियाओं में कर्ता ही मुख्य होता है और क्रिया का जो रूप निकल कर आता है वो कर्ता के अनुसार ही निकल कर आता है। कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। समझ में आया? दूसरा अपना वाच्य जो आता है वो आता है कर्मवाच्य। दूसरा वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य। अब कर्तवाच्य में कर्ता इंपोर्टेंट हुआ तो कर्मवाच्य में इंपोर्टेंट कर्म होगा, ना कि कर्ता होगा। दूसरा अपना वाच्य कौन सा है?
कर्मवाच्य, जिसको अंग्रेजी में पैसिव वॉइस भी कहते हैं। जब वाक्य में, परिभाषा सुनिए, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से न होकर उसके द्वारा किए गए कर्म पर आधारित होता है, वहां पर कर्मवाच्य होता है। रिपीट कर रहा हूं परिभाषा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से न होकर के कर्ता के द्वारा किए गए कर्म पर होता है या कर्म से होता है, वहां पर कर्मवाच्य होता है। इस कर्मवाच्य में लिंग और वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तित न होकर के कर्म के अनुसार परिवर्तित होते हैं और इसमें 3 प्रकार की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। 3 प्रकार की विभक्तियां कौन कौन सी? ने, से या फिर के द्वारा। ने, से और के द्वारा, ये 3 विभक्तियां हैं। इन विभक्तियों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? देखिए, पहला जो वाक्य होगा वो देखिए, कमलेश ने चाय पी। अब यहां कर्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होगा अपना कर्म। कर्ता ने जो कर्म किया है वो इंपॉर्टेंट होगा। कमलेश यहां पर पुल्लिंग आया है, चाय यहां पर स्त्रीलिंग आई है, तो क्रिया भी यहां पर स्त्रीलिंग आई है। तो कमलेश पुल्लिंग होने के बाद भी चाय और पी, कर्म और क्रिया दोनों के दोनों स्त्रीलिंग आई। इसका मतलब एक बात तो सही है, एक बात तो तथ्य युक्त है कि यहां कर्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां इंपॉर्टेंट है कर्ता के द्वारा किया गया कर्म। अब बच्चों ने चाय पी, बच्चों ने चाय पी, यहां बच्चों बहुवचन आया, लेकिन कर्म और क्रिया दोनों एक वचन आई। बच्चों यहां पर पुल्लिंग आया, लेकिन यहां पर कर्म स्त्रीलिंग आया। क्यों? क्योंकि चाय यहां पर स्त्रीलिंग है। चाय यहां पर क्या है? स्त्रीलिंग है। चाय यहां पर स्त्रीलिंग है, तो चाय स्त्रीलिंग होने के बाद क्रिया भी क्या आई? स्त्रीलिंग ही आई है। यहां हम यदि इसी को दूसरे रूप में और देखें, संसार के सारे बच्चों ने, संसार के सारे बच्चों ने, सारे बच्चों ने क्या पी? चाय पी। यानी चाहे एक वचन के साथ कर लो, चाहे बहुवचन के साथ कर लो, चाहे बहुवचन में सारा संसार ले लो, यहां चाहे स्त्रीलिंग ले लो, क्योंकि यहां स्त्रीलिंग लेंगे तो वैसे स्त्रीलिंग रहेगा, तो यहां पुल्लिंग के साथ हम स्त्रीलिंग यूज करेंगे तो अपना जो क्रिया का रूप निकल कर आएगा वो भी स्त्रीलिंग ही निकल कर आएगा। दूसरा देखिए, राम और श्याम के द्वारा, राम और श्याम के द्वारा क्रिकेट खेला गया। क्रिकेट खेला गया। देखिए, राम पुल्लिंग, श्याम पुल्लिंग, क्रिकेट यहां पर पुल्लिंग और खेला गया। राम और श्याम का तो हमने कह लिया कि ये पुल्लिंग है, तो यहां पर हो सकता है क्रिया इनके आधार पर परिवर्तित हुई हो। ठीक है, यहां पर क्रिकेट पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग आई, खेल से खेलना। ठीक है, तो राम और श्याम होने के बाद यहां पर क्रिकेट और खेला गया, सारे के सारे पुल्लिंग का ही रूप दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए, सीता और गीता के द्वारा क्रिकेट खेला गया। यहां पर स्त्रीलिंग आया, यहां पर पुल्लिंग आया, कोई मतलब नहीं है कर्ता कोई सा भी हो, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यहां पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये कर्ता है। डिपेंड किस पे करेगा? कर्म पर करेगा। क्या खेला गया? क्रिकेट खेला गया। ध्यान दीजिए, सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। और कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का ही योगदान होता है, सकर्मक क्रिया के अलावा दूसरी क्रिया नहीं होती। और यहां कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता नहीं होती। यहां पर लड़कियों की बात कर दी जाए, लड़कियों के द्वारा क्रिकेट खेला गया, यानी यहां पर कर्ता कोई भी हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो,
क्रिया का जो रूप निकल कर आएगा वो कर्म के आधार पर ही होगा, कर्म के अनुसार ही होगा। संसार के द्वारा, अब यहां देख लीजिए मैंने सारे संसार की बात कर दी है। संसार के द्वारा क्रिकेट खेला गया, मतलब संसार के पुरुषों द्वारा क्रिकेट खेला गया, संसार की लड़कियों द्वारा क्रिकेट खेला गया, संसार के वृद्ध व्यक्तियों द्वारा क्रिकेट खेला गया, वृद्ध नारियों द्वारा क्रिकेट खेला गया। कुछ भी कर लीजिए, क्रिया का रूप निकल कर आएगा कर्म के अनुसार ही। क्लियर? यहां और देख लीजिए, यहां जो कर्मवाच्य होगा वो दो रूपों में होगा, एक तो कर्ता रहित और एक कर्ता सहित, यानी एक तो कर्ता के साथ और एक कर्ता के बिना। कैसे? कर्ता से जो रहित होगा, पहले कर्ता सहित कर लेते हैं। कर्ता के जो साथ होगा कर्ता युक्त कर्मवाच्य, कर्ता युक्त कर्मवाच्य। कर्ता रहित दूसरा वाच्य होगा, कर्ता रहित। कर्ता सहित भी बोल सकते हैं, कर्ता युक्त भी कह सकते हैं। एक होता है कर्ता रहित, कर्ता रहित कर्मवाच्य। कर्ता युक्त जो कर्मवाच्य होगा वह त्रियक कारक विभक्ति में होगा। कौन सी कारक विभक्ति? त्रियक। त्रियक का अर्थ होता है कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। कर्ता युक्त कर्मवाच्य होगा वो त्रियक कारक विभक्ति के रूप में होगा, कर्ता कारक विभक्ति के रूप में होगा, मतलब ने विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? ने विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और ने विभक्ति के प्रयोग के साथ क्रिया जो होगी वो भूतकालिक होगी। क्रिया जो होगी वो कैसी होगी? भूतकालिक। तो इसके जो वाक्य बनेंगे वो केवल और केवल ने विभक्ति से होंगे और भूतकाल की बात की जाएगी। जैसे राम ने चाय पी, बच्चों ने पुस्तक पढ़ी, बच्चों ने पुस्तक पढ़ी, मतलब ने विभक्ति का बच्चों ने पुस्तक पढ़ी। तो दोनों में ही किसका? ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है और क्रिया का जो रूप निकल कर आया वो कैसा आया? भूतकालिक, यानी भूतकाल का प्रयोग हुआ है। अब भूतकाल में कौन सा रूप निकल कर आया है? हम तो पास्ट पुराने समय की बात कर रहे हैं, जो बीत गया उसकी बात कर रहे हैं। कब की पता नहीं है लेकिन भूतकाल की बात। तो बच्चों ने भी पुस्तक पढ़ी, राम ने चाय पी, तो ने विभक्ति का प्रयोग किया। ठीक है, त्रियक कारक कर्ता ने विभक्ति का यहां पर प्रयोग भी हो गया है। दूसरी बात जो आती है वह आती है कर्ता रहित, कर्ता रहित कर्मवाच्य। अब इस कर्ता रहित कर्मवाच्य में जो कर्म होता है वह कर्ता के रूप में ही होता है, मतलब कर्म इंपॉर्टेंट होता है, कर्ता इंपॉर्टेंट नहीं होता। और इसमें जो क्रिया होती है वो संयुक्त होती है। इसमें जो क्रिया होती है वह कैसी होती है? संयुक्त, मतलब जुड़ी हुई होती हैं, दो वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं। कर्ता रहित कर्मवाच्य में जो कर्म होगा वह कर्ता के रूप में होगा, अर्थात कर्ता की भागीदारी को निभाएगा, और जो क्रिया का जो रूप निकल कर आएगा वह संयुक्त क्रिया का होगा। जैसे एक तरफ अध्ययन हो रहा था, एक तरफ अध्ययन चल रहा था, दूसरी तरफ कोमा लगा देना, दूसरी तरफ मैच चल रहा था, मैच चल रहा था। एक तरफ अध्ययन चल रहा था तो दूसरी तरफ क्या चल रहा था? दूसरी तरफ मैच चल रहा था। तो यहां पर कर्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्ता हो या ना हो, लेकिन कर्म जो है वो ही कर्ता की भागीदारी निभाएगा, कर्ता के रूप में अपनी पूरी क्या करेगा? वाक्य को पूरा करेगा। एक तरफ अध्ययन चल रहा था, दूसरी तरफ मैच चल रहा था। राम कपड़े धो रहा था, कपड़े
धो रहा है। श्याम चाय पी रहा है। इंपॉर्टेंट राम नहीं है, कपड़े का धोना, चाय का पीना, यानी ये कर्म इंपॉर्टेंट है, ना कि कर्ता इंपॉर्टेंट है। राम की घड़ी चुरा ली गई। राम की घड़ी चुरा ली गई। चोर, कोमा कर देना, चोर पकड़ लिए गए, पकड़ लिए गए। संयुक्त क्रिया रहेगी, संयुक्त क्रिया रहेगी, कर्ता इंपॉर्टेंट नहीं होगा, कर्म इंपॉर्टेंट होगा। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होगी और सकर्मक क्रिया के साथ साथ ने, से, के द्वारा, ने, से, के द्वारा, ने, से, के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? कर्तवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया। तीसरा जो अपना वाच्य है वह आता है भाववाच्य। तीसरा वाच्य कौन सा आता है? भाववाच्य। अब भाववाच्य का मतलब क्या होता है? तीसरा अपना टॉपिक है भाववाच्य, जिसको अंग्रेजी में इम्पर्सनल वॉइस भी कहते हैं। भाववाच्य का मतलब होता है हमारी विशेषता, हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमसे ये काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, मेरे में योग्यता कैसी, मेरी विशेषता कैसी है कार्य करने की, मैं काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता, मेरी भाव, मेरी विशेषता, मेरा गुण भाववाच्य कहलाता है। तो परिभाषा क्या होगी कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप न तो कर्ता के अनुसार बदलता है, ना ही कर्म के अनुसार बदलता है। वाक्य में क्रिया का रूप न तो कर्ता के अनुसार बदलता है और न ही कर्म के अनुसार बदलता है, बल्कि असमर्थता के बोध होने पर, असमर्थता का बोध होने पर वहां पर भाववाच्य होता है। असमर्थता का मतलब होता है कि या तो मैं काम नहीं कर सकता या मेरी समर्थता होगी, या तो मैं काम कर सकता हूं, मेरे में इतनी योग्यता है कि मैं काम कर दूंगा, या फिर मैं ऐसी कंडीशन में रहूंगा कि मैं काम नहीं कर सकता। तो वाक्य में क्रिया का रूप या तो न तो कर्ता के अनुसार और न ही कर्म के अनुसार, बल्कि व्यक्ति की असमर्थता के बोध होने पर वहां पर भाववाच्य होता है। कैसे? मेरी आंखों में दर्द होने के कारण, मेरी आंखों में दर्द होने के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता है। मेरी आंखों में दर्द होने के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ध्यान दीजिए, वाक्य कितना ही बड़ा हो सकता है, असमर्थता का बोध होगा या समर्थता का बोध होगा। तो मेरी आंखों में दर्द होने के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता। मेरी स्थिति कैसी है? पढ़ने की नहीं है। मेरी स्थिति पढ़ने की नहीं है तो मेरी असमर्थता हुई। मेरी क्या हुई? असमर्थता, कि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि मैं पढ़ सकूं। मतलब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होगी वो अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। एक वचन, पुल्लिंग, एक वचन के साथ साथ पुल्लिंग, और पुल्लिंग के बाद यहां पर नकारात्मक वाक्य, अधिकांशता की बात कर रहा हूं, नकारात्मक वाक्य अधिकांशता में आएगा। नकारात्मक वाक्य का प्रयोग होता है। कितनी बातें? 4 बातें। यहां पर अकर्मक क्रिया भी है, एक वचन भी होगा, पुल्लिंग भी होगा और नकारात्मक वाक्य भी होगा। देखिए इतना बड़ा वाक्य है, क्या इसमें ये चारों बातें हैं? यदि हैं तो अपना ये वाक्य सही है, नहीं तो अपना वाक्य गलत। मेरी आंखों में दर्द होने का मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अब मैं
स्त्रीलिंग भी हो सकता हूं, पुल्लिंग भी हो सकता हूं। यहां पर मेरी आंखों में यहां पर ये पता नहीं चल रहा कि ये बोलने वाला व्यक्ति स्त्री है या पुरुष है। तो यहां पर केवल क्या आ रहा है, पढ़ा नहीं जाता है, पढ़ा नहीं जाता। तो यहां जाता जो शब्द आया है वो पुल्लिंग में आया। पहली बात अपनी ये बात क्लियर हो गई, पुल्लिंग आ गया। ठीक है, एक वचन पढ़ा नहीं जाता, पढ़े नहीं जाते, पढ़ा नहीं जाता। यदि पढ़े नहीं जाते इसका मतलब बहुवचन हो जाता, लेकिन क्रिया का रूप यहां पर जो निकल कर आया पढ़ा नहीं जाता, तो यहां पर एक वचन भी हो गया। दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात, इसमें नकारात्मक वाक्य आ गया, नहीं शब्द, तो नहीं शब्द आया तो नकारात्मक वाक्य हो गया। चौथी बात अपनी आती है, क्रिया कौन सी है। हमने बताई है अकर्मक क्रिया, तो इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है कि नहीं है ये भी हम कंफर्म कर लेते हैं। मेरी आंखों में दर्द होने के कारण मुझसे, ये कर्ता और कर्ता का विस्तार है। यह है कर्ता और कर्ता का विस्तार। मेरी आंखों में दर्द होने के कारण मुझसे, ये कर्ता है और कर्ता का विस्तार है। और इसके बाद में पूरा का पूरा क्रिया का रूप है। पढ़ा नहीं जाता, पढ़ से पढ़ना बनता है, जा से जाना बनता है, नहीं तो नकारात्मक रूप देने वाला है। तो यहां पर ये क्रिया का रूप आ गया और ये कर्ता और कर्ता का विस्तार आ गया। तो कर्ता और क्रिया दो ही बातें हुई है, तो यहां सकर्मक होने का तो कोई चांस ही नहीं है। क्रिया कौन सी रहेगी, अकर्मक। ऐसा ही दूसरा वाक्य देख लीजिए, बच्चों से चला नहीं जाता है, चला नहीं जाता, बच्चों से चला नहीं जाता है, बच्चों से चला नहीं जाता। अब यहां पर बच्चों आया है, बच्चों आया है मतलब बहुवचन। कौन सा वचन है, बहुवचन। बहुवचन होने के बाद यहां पर जाता एक वचन। कौन सा वचन, एक वचन। अब बच्चों बहुवचन हो गया लेकिन क्रिया का रूप एक वचन। अपनी बात नकारात्मक भी आ गई। ठीक है, दो बातें हो गई, एक वचन हो गया, नकारात्मक हो गया। तीसरी बात पुल्लिंग, यहां पर तो बच्चों हमने कर दिया, लेकिन हम ये कर दें लड़कियों से चला नहीं जाता, लड़कियों से चला नहीं जाता। लड़कियों से चला नहीं जाता मतलब स्त्रीलिंग होने के बाद भी यहां पर पुल्लिंग ही आया है। मतलब एक वचन, पुल्लिंग और नकारात्मक। बात अपनी रह गई है क्रिया की। अकर्मक क्रिया है कि नहीं है वो भी देख लेते हैं। बच्चों से चला नहीं जाता, तो बच्चों से ये करता है, चल से चलना बनता है, तो यहां कर्ता हो गया और केवल क्या हो गई, क्रिया हो गई। कर्ता और क्रिया हो गई, तो यहां पर क्रिया कौन सी रही, अकर्मक क्रिया हुई है। एक और बात देख लीजिए, यहां पर हमने नकारात्मक वाक्य देखे हैं, दो वाक्य जो देखे वो कैसे देखे, नकारात्मक देखे। लेकिन कभी कभी इसमें सकारात्मक वाक्य भी होते हैं, लेकिन सकारात्मक वाक्य जो होंगे वो भी पुल्लिंग में होंगे, एक वचन में ही होंगे। कैसे, देख लीजिए। पक्षियों से उड़ा जाता है, पक्षियों से उड़ा जाता है। अब यहां पर पक्षियों की हमने बात कर दी है, पक्षियों से उड़ा जाता है। ठीक है, पक्षी यहां पर स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है पता नहीं है, उड़ा जाता है। अब उड़ा से उड़ना, जा से जाना, क्रिया आई है अकर्मक। क्रिया क्या आई है, अकर्मक। यहां पर पक्षी जो आए हैं वो पुल्लिंग भी हो सकते हैं, पक्षियों से उड़ा जाता है। अब पक्षी में स्त्रीलिंग रूप भी आएगा और पुल्लिंग रूप भी आएगा, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का रूप बोध करवा रहे हैं, लेकिन यहां पर क्रिया का जो रूप निकल कर आया है वो अकर्मक ही आया है और पुल्लिंग ही निकल कर आया है। कौन सा निकल कर आया है, पुल्लिंग ही निकल कर आया है। अभी यहां पर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, इसको हम स्त्रीलिंग में ही कर लेते हैं। चिड़िया से उड़ा जाता है, चिड़िया से उड़ा जाता है। अब चिड़िया तो यहां पर स्त्रीलिंग है ना, लेकिन चिड़िया स्त्रीलिंग होने के बाद भी क्रिया का जो रूप निकल कर आएगा वो कैसा आएगा, अकर्मक, साथ में पुल्लिंग आएगा।
ठीक है। इसमें अन्य पुरुष का प्रयोग भी किया जाता है। अन्य पुरुष मतलब बच्चों से खेला गया या खेला जा सकता है, बच्चों से खेला जा सकता है, तो बच्चे अन्य व्यक्ति हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चिड़िया से उड़ा जाता है। गर्मियों में खूब नहाया जाता है। गर्मियों में खूब नहाया जाता है। गर्मियों में खूब नहाया जाता है। अब गर्मी अच्छी होती है या बुरी होती है, अच्छी होती है या बुरी होती है। तो गर्मी स्त्रीलिंग का रूप है, क्योंकि ऋतु है। गर्मी क्या है, एक ऋतु है, लेकिन यहाँ ऋतु स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, फिर भी यहाँ पर नहाया जाता है। नहा से बना नहाना, और नहाना बनने के साथ ही यहाँ पर क्रिया का जो रूप निकल कर आया है वो पुल्लिंग आया है और एक वचन ही निकल कर आया है। गर्मियों यहाँ पर इस बहुवचन का प्रयोग हुआ है, लेकिन जब भी गर्मियाँ आएंगी, वो गर्मियाँ सारी गर्मियाँ जितनी भी ऋतुओं गर्मियों की आज तक इस कंडीशन आई है, गर्मी जितनी भी आई हैं वो पूरी बात कह रहा है। तो यहाँ पर पूरी गर्मियों की बात कहने के बाद में क्रिया का जो रूप निकल कर आया है वो पुल्लिंग आया है और एक वचन निकल कर आया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ना तो कर्ता इंपॉर्टेंट है ना कर्म इंपॉर्टेंट है, बल्कि किसी भाव असमर्थता या समर्थता के कारण यहाँ पर भाववाच्य होता है। और भाव का सीधा सा अर्थ होता है व्यक्ति की विशेषता, कार्य करने की क्षमता है कि नहीं है। और इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, पुल्लिंग प्रयोग होता है। क्रिया कैसी आएगी, अकर्मक। क्रिया कैसी आएगी, पुल्लिंग आएगी। और इसके अलावा यहाँ पर एक वचन में आएगी, और अधिकांश वाक्य इसके नकारात्मक अर्थ देने वाले ही होंगे। अधिकांश वाक्य कैसे होंगे, नकारात्मक अर्थ देने वाले। हमने 3 टॉपिक कर लिए हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा अपना भाववाच्य। रिपीट कर रहा हूं, कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है तो सकर्मक भी हो सकती है, लेकिन दोनों ही क्रियाओं में कर्ता ही प्रधान होगा और क्रिया का जो रूप निकल कर आएगा वो कर्ता के अनुसार ही निकल कर आएगा। दूसरी बात, कर्म जो वाच्य होगा, कर्मवाच्य, वह कर्मवाच्य में कर्ता इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बल्कि कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जाता है वो कर्म इंपॉर्टेंट होगा। और उसमें सदैव क्रिया जो होगी वो सकर्मक ही होगी। कर्मवाच्य में क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक होगी। और उसमें 3 विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। कितनी विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, 3। एक तो ने, एक से और एक के द्वारा, मतलब कर्ता कारक, ठीक है, और करण कारक। कौन सा कारक, करण कारक। तो यहां पर 3 विभक्ति जो आई है वो 3 विभूति, एक कर्ता कारक की आई है और 2 किसकी आई हैं, करण कारक की आई हैं। वो कौन से वाच्य में प्रयुक्त होंगे, कर्म वाच्य में प्रयुक्त होंगे। तो कर्म वाच्य में ने से के द्वारा, ठीक है। तीसरा जो भाववाच्य होगा उसमें ना कर्ता इंपॉर्टेंट होगा ना कर्ता का कर्म इंपॉर्टेंट होगा, बल्कि भाव और असमर्थता का प्रयोग उसमें किया जाएगा। भाव असमर्थता, व्यक्ति की विशेषता का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें 4 बातें होना जरूरी है। अधिकांशतः नकारात्मक बातें होती हैं, एक वचन होता है, पुल्लिंग होता है और अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और इसके वाक्य जो होते हैं वो अन्य पुरुष के रूप में होते हैं। कौन से पुरुष के रूप में, अन्य पुरुष के रूप में। ये था अपना वाच्य टॉपिक, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, वॉइस भी कहते हैं।